एक नाज़रीन, पाकिस्तान में जापानी गाड़ियां बहुत मकबूल हैं। पाकिस्तान के अंदर अक्सर औकात ऐसे ही ब्रांड्स हैं जो कि जापान की गाड़ियां होती हैं, जापानीज ब्रांड्स हैं गाड़ियों के। लेकिन अजीब बात यह है कि, और अच्छी बात यह है, पॉजिटिव बात यह है कि पाकिस्तान की भी एक व्हीकल जापान के अंदर पाई जाएगी और वो है रिक्शा। सोहेल साहब, ये नई चीज़ सामने आई है कि जापान में पाकिस्तानी रिक्शा चलेगा। निका बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक के अंदर जापान की गाड़ियों ने तो अपनी जगह बनाई हुई है। हर जगह पे उनकी जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, पता चलता है कि जापान की तैयारशुदा गाड़ियां सड़कों पर फराटे भर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान, जिसके अंदर जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, उसको जापानी कंपनियों ने कैप्चर किया हुआ है। ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान का किसी एक कंपनी का कोई भी ऐसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई ऐसी गाड़ी तैयार करके जापान को एक्सपोर्ट करना, ये एक बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। और पाकिस्तानी कंपनी है साजगार, जो रिक्शे तैयार करती है पाकिस्तान के अंदर। इस कंपनी ने जापान के अंदर आज तक इससे पहले कभी रिक्शे वहां पर नहीं चले, लेकिन वहां जापानियों की जरूरत थी। इस कंपनी ने मार्केट सर्च किया, वहां से जाके रब्ता किया, जापानीज गवर्नमेंट के साथ जाके बातचीत की। अब जापान का गाड़ियां क्यों दुनिया भर के अंदर खरीदी जाती हैं और उन्होंने क्यों मार्केट के अंदर जगह बनाई है, उनकी क्वालिटी की वजह से उन्होंने अपनी मार्केट कैप्चर की हुई है। और इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर जापान का एक बड़ा नाम है। तो ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान की एक कंपनी का जापान के अंदर जाके जगह बनाना और उसके बाद वहां पर अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मुतारिफ करवाने के बाद जापानियों को कन्विंस कर लेना कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है और आप ये पाकिस्तान से खरीदिए, ये एक बड़ी कामयाबी है। जापान ने, चूंकि वहां पर कोई कानून मौजूद नहीं था कि उनके रोड के ऊपर कोई 3 व्हीलर गाड़ी या कोई रिक्शा चल सके, तो जब जापानियों को इस बात का एहसास हुआ कि हमें इन रिक्शों की जरूरत है, तो उन्होंने अपने कानून में तरमीम की है, जिसके बाद अब इस कंपनी ने उस जापान के म्यार को मद्देनजर रखते हुए रिक्शे तैयार करना शुरू किए और जापान को उनकी एक्सपोर्ट जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब यह हुआ कि हम पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग और ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर भी बड़ा काम सर अंजाम दे सकती हैं। वजारत सनत के मातहत एक इदारा था जिसको पहले हमने बड़े अरसे से काम किया कि वहां पर वो काम नहीं करता, बिलाखिर उसको प्राइम मिनिस्टर ने तहलील करने का मंजूरी दे दी है, जिसका नाम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है। उसका वजारत सनत के मातहत इदारे का काम यही था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जिद्दत लेके आना, मुख्तलिफ कंपनियों को इंकरेज करना, वो पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो। लेकिन उसने आज तक कोई काम नहीं किया, अल्टीमेटली इसको बंद करना पड़ गया। फिर प्राइवेट शोबे ने अंदर इसके बावजूद इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि इन्होंने एक बड़ा काम करके दिखाया है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसको गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट देनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा सोर्स बन सकता है। सिर्फ अगर जापान पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ दीगर साउथ एशिया ममालिक के अंदर रिक्शे चलते हैं, वहां पर बड़ी मार्केट है रिक्शों की। और अगर जापान के स्टैंडर्ड्स को हमने मीट कर लिया है, तो फिर दूसरी मार्केटों के अंदर भी हम इन रिक्शों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर रिक्शे हमने तैयार कर लिए, तो फिर पाकिस्तानी इंजीनियर्स मेरे ख्याल के मुताबिक गाड़ियां भी तैयार कर सकते हैं। तो इस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को और वजारत सनत को थोड़ा इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमें खुद कफील होने के लिए, अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, अपनी मौशियत को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए जो हमारा इंडिजिनस टैलेंट है उसके ऊपर हमें रिलाय करना चाहिए और अपनी प्रोडक्शन की तरफ हमें मेरे ख्याल में जाना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपोर्ट करने लगे रिक्शे राव साहब, वो ऐसा ना हो कि जिस तरह हमारे यहाँ रिक्शे होते हैं उनकी आवाजें बड़ी ज्यादा होती हैं, उस तरह के रिक्शे नहीं भेजने। डेफिनेटली क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको याद है GSP प्लस का जो हमें स्टेटस मिला, हम उसको पूरी तरीके से इसलिए नहीं कैश कर पाए कि हम लोग क्वालिटी को मीट करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। पाकिस्तान का नाम बरकरार रखना है, अच्छा नाम बरकरार रखना है, तो क्वालिटी को मीट करना भी एक चैलेंज होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मुझे ये जापान को रिक्शे भेजने से मुझे वो मिसाल याद आ रही है उल्टे बांस बरेली को, कि बरेली बांसों के लिए मशहूर था, इंडिया का शहर। तो लोगों ने उसकी वजह से मुनाफा बख्श सनत बन गई थी, तो लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, तो फिर बरेली को जाने लग गए बांस। तो ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है। बहुत खुशाइंद बात है और सच्ची बात है। मैंने इसकी स्टडी की थोड़ी सी, 91 में ये कंपनी बनी थी और इनका एक्सपोर्ट जापान में तो अब जाने शुरू हुए हैं। ये बहुत सी जगहों में पहले भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं रिक्शाज जो हैं। इसकी ज़रूरत जो महसूस हुई है, यकीन बहुत इंकरेजिंग है और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए इंकरेजिंग है। हम पहले भी ये बात करते रहे कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर तवज्जो दे, इनकरेज करे प्राइवेट सेक्टर को, उनकी थोड़ी सी हेल्प करे, हमारे जो बाहर मिशंस बैठे हैं वो थोड़ा सा उसमें मदद करें,
तो हम बहुत सी चीज़ें ये ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से हट के बहुत सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप ये जो लॉन कह लें, आप जो कपड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वैरायटी है, एक चीज़ नहीं, जो वैरायटी है उसमें बेडशीट्स हैं, उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, बेशुमार किस्म की वैरायटी है। आप हर चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब फैशन शोज बाहर जाके लोग कर रहे हैं, उससे भी बड़ी उसको प्रमोशन मिल रही है। फिर और इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में, कटलरी इंडस्ट्री में हम इतना ज़्यादा हमने प्रोग्रेस किया। फिर फ्रूट इंडस्ट्री की हम बात करते रहते हैं। ये अगर थोड़ी सी इसमें एफर्ट की जाए तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इसमें काम हो सकता है। दूसरा, ये जो हमारे यहाँ कमी थी जो इन्होंने पूरी की है, एक हमारे यहाँ जो मशीनरी बनाने के बुनियादी तौर पर इंडस्ट्री है वो नहीं मौजूद। कि हमें कोई भी चीज़ लगानी है, मशीनरी किसी किस्म की भी चाहिए, वो हमें बाहर से हमेशा छोटी से लेकर बड़ी बाहर से मंगवानी पड़ती है। मसलन अगर गाड़ियाँ यहाँ पे बन रही है इतनी ज़्यादा, जापानी गाड़ियाँ मोस्टली बन रही हैं, उनके जो इंजन का मेन स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे नहीं बना सकते। उसके पिस्टन है या उसका जो बोरिंग होती है, पूरा उसका स्टील का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे नहीं बना सकते। ये वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है। अगर हमें इस इंडस्ट्री को भी फ़रोग देना चाहिए जिसमें हम मशीनरी अपने मुल्क के अंदर बना सके। किसी ज़माने ये जो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे शुगर मिल्स के प्लांट बना करते थे। अब पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है, वो बनाते हैं कि नहीं बनाते। इस किस्म की इंडस्ट्री को फ़रोग देने से आपको मुल्क के अंदर जो मशीनरी की डिमांड है, जैसे आप बड़ी डेवलपमेंट हो रही है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें ये डंपर्स और ये चीज़ें, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, रोड रोलर की जरूरत पड़ती है। तो इस किस्म की मशीनरी बनानी बहुत जरूरी है। और रिक्शों की तैयारी के अंदर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र नॉइज़ और एयर पोल्यूशन को मद्देनजर रखा गया। और 4 स्ट्रोक है वो जो आप कह रही, शोर शराबे वाला 4 स्ट्रोक है। ये चले काश है पाकिस्तान के अंदर भी आ जाए। अगर बाहर जा सकते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के में भी इसी का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ना है तो आईटी को पीछे नहीं छोड़ सकते। और इसी हवाले से हमारा अगला टॉपिक भी है आईटी, वो शोबा जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत कम अपने जीडीपी के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके अंदर करने की ज्यादा जरूरत है। इस पूरे रीजन के कंपैरिजन में पाकिस्तान कम कर रहा है। हालांकि बेशबहा लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में इसमें टैलेंट रखते हैं। अब ये डिसाइड किया गया है कि बलोचिस्तान में मोबाइल ब्रॉडबैंड और 4G की सर्विसेज लाई जाएंगी ताकि वहां के लोग भी इस दौड़ में आगे बढ़ सके। सोहेल साहब, ये बड़ी देर कर दी। अनिका, वैसे बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की सर्विस वो इकनॉमिकली वायबल नहीं है, फिनेंशियली वायबल नहीं होती, जिसकी वजह से जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है उन्होंने वहाँ पर वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो जिसके नतीजे में भी बहुत से कुछ हमारे दूर दराज इलाके ऐसे हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की फाटा की बात करें, स्पेशली बलूचिस्तान की बात करें, जहाँ पर लोगों को अभी तक 3G या ब्रॉडबैंड इंटरनेट की, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सहूलत ताहाल दस्तयाब नहीं है। इस मकसद के लिए लोगों को इस सहूलत से आरास्ता करने के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मातहत इदारा एक बना हुआ है जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस फंड। इस फंड के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां जब टैक्स कलेक्शन का उनका एक तरीके का कलेक्शन होती है, एक मखसूस शरह के तनासुब से एक रकम इस फंड में जमा की जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि फिर उन एरियाज को जहां पर मोबाइल फ़ोन की सर्विस या मोबाइल फ़ोन ब्रॉडबैंड इंटरनेट या 3G इंटरनेट की सर्विस नहीं है, वो लोगों को फराहम की जा सके गवर्नमेंट के इस फंड के ज़रिए से। अब वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अब गुज़श्ता रोज़ इसके मुआहदे हुए हैं। एक टेलीकॉम कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 2 अरब 79 करोड़ रुपए का, जिसके ज़रिए से वो बलूचिस्तान के तकरीबन 3 अजला हैं और उसके काफ़ी सारे इलाके हैं, जिसके अंदर डेरा बुगटी है, कोलू है, खरान है, सुई है, पीरको है और उसके अलावा काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन 5,55,000 आबादी है जिन्हें मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं थी, 3G की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। अब इस रकम के ज़रिए उस कंपनी को पाबंद किया गया है कि वो बलूचिस्तान के इन इलाकों के अंदर जाकर इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेंगी, इंस्टॉल करेंगी, ताकि वहाँ के लोगों को भी मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ये सहूलत मुयस्सर हो सके। उसके साथ एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव काम किया गया, एक मुआहदा किया गया है जो कि IT ग्रेजुएट्स मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उन्हें प्रैक्टिकली काम से सिखाने के लिए लाहौर, कराची और पेशावर के अंदर मराकज कायम करने का मुआहदा हो गया। यहाँ मराकज काम होंगे। पहला मरकज इस्लामाबाद के अंदर कायम है जहाँ पर IT ग्रेजुएट्स ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ठीक है राव साहब, अभी हम इस पूरे के पूरे सिचुएशन या इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को उस तरह से कैश नहीं कर पा रहे जिस तरीके से हमारे यहाँ कैपेबिलिटी कैपेसिटी है। यहाँ तो
4-5 साल का बच्चा वो है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल एक्सपर्ट बन जाता है, या आरफा करीम जैसी बच्चियां होती हैं जो कि इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि शायद ही बाकी ममालिक के अंदर इस तरह एजुकेशन लेके लोग इतना पहुंचते। तो ऐसे में बलूचिस्तान तक ये फैसिलिटी पहुंचाना, फास्ट इंटरनेट का होना, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का होना, ये वहां के लोगों को भी क्या कौमी धारे के अंदर शामिल करने का एक अच्छा तरीका नहीं? ये बात है बुनियादी तौर पे देखें कि ऑडियो विजुअल मीडियम बहुत स्ट्रांग मीडियम है, और इसके ज़रिए जो करने जा रहे हैं यहाँ पे, अगर इंटरनेट की सहूलत होगी या मोबाइल फ़ोन पे अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, किस किस्म के मोबाइल फ़ोन वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं लोग, या एटलीस्ट वहाँ पे जो ये कंप्यूटर सेंटर बन जाएंगे, इंटरनेट सेंटर जैसे होते हैं, नई नई जब आती है कहीं पे ये चीज़ तो वहाँ पे कमर्शियल बेसिस पे लोग बिजनेस के तौर पे इसको करना शुरू कर देते हैं, और यंगर जनरेशन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें होता है। वो तो डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ऑडियो विजुअल मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये की जा सकती है। और ये जिस तरह आपने कहा कि इसमें वो जो कौमी धारे में शामिल करना या एक नेशनल नैरेटिव जो है वो उसको समझाने के लिए या बताने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से दूसरे मैसेजेस भी आ रहे होंगे जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो भी उनको इफेक्ट कर रहा होगा, लेकिन जब किसी इंसान को हर किस्म की इंफॉर्मेशन उसके पास आती है, फिर उसका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, वो उसको फिर फिल्टर करना शुरू करता है, वो थॉट प्रोसेस उसका प्रोवोक होता है उससे। तो ये थॉट प्रोसेस प्रोवोक करने से डरना नहीं चाहिए। ये हमने पहली जो स्टोरी की थी सोशल मीडिया वाली उनकी, तो वो उनको डरना नहीं चाहिए, मुस्लिम लीग वालों को भी। ये थॉट प्रोसेस जब प्रोवोक होता है ना, वो हमेशा ठीक होता है। कौम जब सोचना शुरू कर देती है ना, कोई भी कौम, तो उसके नतायज हमेशा अच्छे निकलते हैं। तो ये टीवी का मीडियम हो, ये इंटरनेट हो, ये मोबाइल के जरिए जो भी हो रहा है, इससे ये प्रोसेस ट्रिगर हो रहा है, और ये थॉट प्रोसेस कौम का बेहतरीन महरूमी भी दूर होगा इससे। चलिए, थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नए मीडियम की तरफ नहीं, पुराने मीडियम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, और